आज का जो मामला लेके आया हूँ, आज भी एक अवैध संबंध को लेकर एक शख्स की 12 टुकड़ों में 12 टुकड़ा किया, फिर उसके बाद उसको अलग अलग जगह फेंका गया। ये अवैध संबंध और दूसरे किसी और के साथ नहीं, जो अवैध संबंध में दो तीन लोग फंसे हुए हैं, सब सारे के सारे शादीशुदा था। जो महिला थी वो भी शादीशुदा है। जिस व्यक्ति को मारा गया, काटा गया, टुकड़ा करके फेंका गया, वो भी शादीशुदा है। 40 साल का इंसान था। वो भी अवैध संबंध के चक्कर में फंस गया और आखिरकार उसका भी अंजाम वही हुआ जो जैसा हर अवैध संबंध का होता ही है। दरअसल यहाँ जो अवैध संबंध हो रहा था, एक मालकिन और उसी के पास काम करने वाला एक व्यक्ति से। जब उस व्यक्ति ने अपना हक मालकिन के ऊपर अब जताने लगा, तब मालकिन ने जब ब्लैकमेल कर रहा था, एक्चुअली उसको ब्लैकमेल भी कर रहा था, मालकिन को नौकर होकर, काम करने वाला होकर मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा था, तब वो मालकिन परेशान हो उठा और फिर आखिरकार मालकिन ने फैसला लिया। फिर दूसरा दो व्यक्ति के साथ मिलकर, तीनों ने मिलकर उस व्यक्ति को कत्ल करता है। पहले मारता है, फिर उसके बाद उसको टुकड़ा टुकड़ा करता है, फिर उसको अलग अलग जगह में फेंक दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, ये मामला आया कैसे सामने। आज इसी केस के बारे में खुलासा करेंगे और आपको भी बताएंगे और पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर पूरा मामला जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे कि मैं बताया, ये मामला जो है तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर, और उसी कोयम्बटूर का एक इलाका है कोयम्बटूर के अंदर BKL जो कोयम्बटूर शहर के अंदर ही है और तातूर थाना एरिया लगता है। उसी तातूर थाना एरिया में एक चौक पे एक ब्यूटी पार्लर हुआ करता है। अब उसी ब्यूटी पार्लर को चलाने वाली एक महिला है जिसका नाम है कविता, जो करीब 35 साल की होगी। और उसी ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला बहुत सारे लोग हैं। 3 व्यक्ति काम करता था फिलहाल। एक का नाम है आर प्रभु, दूसरे का नाम है दिवाकर और तीसरे का नाम है कार्तिक, और चौथा जो मालकिन है कविता, वो तो पार्लर में रहती थी। अब सबसे बड़ी बात है, इन तीनों में से किसी एक का कत्ल हो जाता है, और वो शख्स कौन था और कातिल का मोटिव क्या था और क्यों उसको मारा गया, आज इसी केस के खुलासा करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बताया, अवैध संबंध के चक्कर में एक शख्स की जान गए। तो मामला को शुरू इस तरीके से होता है। 14 सितंबर 2021, जो कूड़े का गाड़ी होती है ना, कचरा फेंकने वाला गाड़ी होती है, वो एक जगह पे एक खड़ी थी गाड़ी। तो जो कूड़ा उठाने वाला होता है, गाड़ी के साथ साथ 2-3 लोग रहते ही है, कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं। तो लोग भी उस ट्रक को लेके गया, गाड़ी को लेके गया। जब कूड़ा उठाने गया, मतलब जिस जगह पे कूड़ा उठाते उन लोग गाड़ी वहीं पे खड़ी की। फिर उसके बाद जो भी उन लोग वगैरह ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, तो उतने में उन लोगों की नज़र पड़ती है गाड़ी के अंदर एक प्लास्टिक थैली है। अब उन लोगों को शक हुआ। हम लोग तो अभी गाड़ी फ्रेश करके लाए थे, कूड़ा फेंकने के बाद जो पहला दिन कूड़ा फेंका जाता है, पूरा गाड़ी साफ़ रहता है, और फिर दूसरे दिन कूड़ा उठाने के लिए जाता है। वो लोग सोच रहे हैं हमारा गाड़ी तो पूरा फ्रेश था और गाड़ी के अंदर ये प्लास्टिक कौन डाल दिया। तो ये सोच के वो प्लास्टिक के जब गौर से देखा, तो प्लास्टिक में जो है ना, ताज़ा खून लगा हुआ था। तो उन लोगों को शक हुआ, और क्योंकि ट्रक पूरा खाली था, एक डंडे के सहारे से या लकड़ी के सहारे से उस प्लास्टिक को वो करीब लाया और उसको खोल के देखना चाहा। जैसे खोल के देखा, जितने भी लोग थे, 2-3 लोग थे, उन लोग का होश उड़ गया। दरअसल उस प्लास्टिक के अंदर एक इंसानी हाथ था। हाथ बोले तो पूरा बाहें था, पूरा यहाँ से लेके पूरा एकदम पंजा तक, लेकिन उसको भी 2 टुकड़े में था। इस हाथ को, पूरा बाहें को 2 टुकड़ा करके उस प्लास्टिक के अंदर डाल के फेंक दिया था, और वो भी ताज़ा था। ये मैं बात कर रहा हूँ 15 सितंबर की, और पंजा अलग था। तो इसको देखते हुए उस कूड़े वाले जितने भी लोग थे, पुलिस को फ़ोन किया। तातूर थाने में फ़ोन किया। वहीं पे मौके पर पुलिस वाले पहुंचता है और उसको कब्जे में लेते हैं और देखते हैं। वाकई हैरान करने वाली बात थी, और वही छानबीन चालू किया। कहा जाता है पुलिस वाले ने कम से कम 150-200 फैक्ट्री में
जो छोटा मोटा बड़ा फैक्ट्री होता है सब में छानबीन किया, कोई ऐसा तो नहीं जो काम करते हुए उसके मशीन के आगे आ गया जो उसका हाथ काटना पड़ा। ऐसा बहरहाल बहुत बहुत सारे होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ पुलिस वाले को हाथ नहीं लगा था फैक्ट्री से। फिर पुलिस वाले ने बहुत सारे हॉस्पिटलों में चेकिंग किया, कई हॉस्पिटलों में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस वाले को कुछ हाथ नहीं लगा। अब पुलिस वाले करते तो क्या करते, बस खाली एक हाथ ही मिला था। इसी बीच 18 सितंबर को 2021 तातूर थाने में एक महिला जाती है जिनका नाम होता है ब्रिसोती, और वो जाके एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाती है। जो मेरा पति है 14 सितंबर से घर वापस नहीं आया। वो तो जाते थे रोज काम पे, लेकिन 14 सितंबर को गया था, वो घर वापस नहीं आया। ना तो उनका फ़ोन लग रहा है, ना ही उनका कोई अता पता है, और उनका नाम है आर प्रभु। पुलिस वाले ये रिपोर्ट तो दर्ज करता है गुमशुदगी का, और उनका उम्र वगैरह सब पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। जब कोई किसी के ऊपर गुमशुदगी का रिपोर्ट करते हो, अगर फ़ोटो वगैरह हो भी वो भी तो देना पड़ता है। बहरहाल पुलिस वाले ने सब कुछ पूछा ब्रिसोती से, और फिर उसके बाद उनको कहा ठीक है आप जाइए, हम लोग पता करते हैं। तो पुलिस वाले इसी भी सोचने लगा, जो इंसान जो गायब हुआ था उनका उम्र करीब करीब 40-45 साल बताया उन्होंने, ब्रिसोती ने, उनके वाइफ ने। और पुलिस वाले को भी उस पंजे से लग रहा था, क्योंकि ये 4 दिन का गैप हो गया था, पुलिस वाले को भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच बहुत सारे हॉस्पिटलों, बहुत सारे कंपनी में पूछा था, फैक्ट्रीज में पूछा था उस हाथ के बारे में, पंजा के बारे में, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तो पुलिस वाले का माथा खनका, पुलिस वाले को ऐसा लगने लगा हो ना हो सकता है इस आर प्रभु का हाथ हो सकता है, क्योंकि हाथों से ही मालूम पड़ रहा है। जो इस जो हाथ को देख के पता चलता है 40-45 या 50 के नीचे का इंसान का किसी इंसान का हाथ हो सकता है। तो ये देखते हुए पुलिस वाले ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से उस पंजे को लेकर फॉरेंसिक टीम में भेजा और उसका फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की। तो जैसे ही फॉरेंसिक टीम उस पंजे को देखा, फिर उसके बाद जो ब्रिसोती है, जो जिसने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था, उनके घर पूरा टीम गया, अपना फॉरेंसिक टीम जाके आर प्रभु का बारे में कुछ ऐसा चीज़ें पूछा जो आर प्रभु खुद इस्तेमाल करता हो, दूसरा कोई व्यक्ति उसमें छूता ना हो, हाथ ना लगाता हो। ऐसे घर के अंदर तो कोई भी सामान रहेगा तो हर कोई घर में, हर जितने भी मेंबर है सब लोग वो टच करते हैं, छूते हैं, यूज़ करते हैं। वैसे ही मुश्किल था, लेकिन फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये केस को सॉल्व करने की सोची, क्योंकि उनका हाथ पे कुछ नहीं लग रहा था। तो जो ब्रिसोती है उनको पूछा गया जो आर प्रभु का ऐसा कोई चीज़ बताइए जो वो खुद अकेला यूज़ करता हो, क्योंकि उसमें उनका हाथ का फिंगरप्रिंट का जो हाथ का फिंगरप्रिंट हो सकता है। तो एक पानी का बोतल दिया उन्होंने, ब्रिसोती ने, जो ज़्यादातर आर प्रभु जो है इसी बोतल से पानी पिया करते थे, और उनके अलावा इस बोतल आई थिंक कोई छूता भी होगा, नहीं छूता होगा। तो ये सोच के वो बोतल से जब मैच कराते हैं, उसका भी फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो इत्तेफाक से ये मैच कर जाता है उस कटे हुए हाथ से और उस बोतल का फिंगरप्रिंट से, दोनों का मैच हो जाता है। पता चल जाता है ये आर प्रभु का हाथ है। अब तो ये तो मैच हो गया कौन इंसान का हाथ है। अब पुलिस वाले के लिए काम ये था आर प्रभु है कहाँ। हो सकता है उनका किसी वजह से हाथ कट गया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या कुछ और वजह हो सकती है, शायद आर प्रभु जिंदा हो, ऐसा भी हो सकता है। आर प्रभु को ढूंढने के लिए सबसे पहले आर प्रभु का जो है मोबाइल का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है। CDR का मतलब यही होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग। CDR निकालती है, तो CDR से पता चलता है आर प्रभु जो है एक महिला से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा बात करता है, घंटों घंटों बात करता है। जब पता करना चाहा पुलिस वाले, वो महिला कोई और नहीं, जिस कंपनी में वो, जिस ब्यूटी पार्लर में वो ब्यूटीशियन था, तो जिस ब्यूटी पार्लर में काम करते थे आर प्रभु, उसी ब्यूटी पार्लर का मालकिन का नंबर है, जिनका नाम है कविता। अब पुलिस वाले को माथा खान का एक मालकिन से एक नौकर का इतना सारे बातचीत कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कविता के बारे में और ज़्यादा पता करने की कोशिश की पुलिस वाले ने, तातूर थाने के पुलिस वाले ने।
तो कविता का जो छानबीन चालू किया, बगैर उनको बताया, कविता को बताया, तो पता चलता है कविता जो है एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, जो एक जगह है BKL एरिया में, एक क्रॉस कट रोड के पास, क्रॉस का रोड है, उसी चौराहा पे एक ब्यूटी पार्लर है, शहर मतलब सिटी जैसा है, उस सिटी में ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसमें आर प्रभु के साथ साथ 2 लोग और काम करते हैं, एक का नाम है दिवाकर और दूसरे का नाम है कार्तिक, और तीसरा जो शख्स था वो था आर प्रभु। 3 लोग काम करते थे और कविता तो थी। जब दिवाकर और कार्तिक के बारे में पता करना चाहा तो पता चला पुलिस वाले को आर प्रभु के जैसे ही दिवाकर और कार्तिक के साथ भी उसका मालकिन का घंटों घंटों बातचीत होता था। अब पुलिस वाले को ये लगने लगा जितने सारे लोग हैं सब आधी उम्र के हैं, किसी का 35, किसी का 40, ऐसा सब उम्र का है, और महिला भी उसी उम्र का है, और इतने बातचीत होने का वजह उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो अब तीनों से डायरेक्टली पूछताछ करती है पुलिस वाले ने, कार्तिक, कविता और दिवाकर से आर प्रभु के बारे में डायरेक्टली सवाल करते हैं। तो जैसे कार्तिक और दिवाकर हर के मामले में हर लोग जैसे बताता है मर्डर केस में, इधर उधर बातें घुमाने लगा, और उन लोग पहली बार ये क्राइम किया था तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया पुलिस वाले के सामने, और पुलिस वाले सच्चाई उगा लिया दिवाकर और कार्तिक से। जो उन्होंने सच्चाई बताया, जो उन्होंने बताया, ये पुलिस वाले भी सुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो दोनों ने बताया जो हमारा जो मालकिन है कविता, उनको वो ब्लैकमेल कर रहा था, और ब्लैकमेल करने की वजह से ही हम तीनों ने मिलके उसको जान से मार दिया। ब्लैकमेल कुछ इस तरीके से कर रहा था, अपना आर प्रभु और कविता के बीच में नाजायज संबंध थे। नाजायज संबंध होने के कारण जब कविता जो है आर प्रभु के साथ साथ 2 लोग जो और था उसके ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला दिवाकर और कार्तिक के साथ भी उस मालकिन कविता का भी वही रिश्ता था। जब ये बात आर प्रभु को पता चला, आर प्रभु कहीं ना कहीं उसका मालकिन कविता को ये सब बातों से रोकते थे, जो तुम ये सब मत करो, मेरे अलावा और किसी के साथ ऐसा मत करो। कहीं ना कहीं वो हक जता रहा था, ये भूल चुका था जो वो उसके पास काम करने वाला एक साधारण नौकर है, लेकिन वो अपना हक जता रहा था। और जब कविता ने नहीं रोकी और तो आर प्रभु ने ब्लैकमेल करना चाहा, जो उसके पास आर प्रभु के पास आर प्रभु और कविता के कुछ आपत्तिजनक फोटोज़ था, वीडियोज़ था, वो कविता को बताया, जो अगर तुमने वो दोनों को नहीं रोका, उन दोनों के साथ नहीं छोड़ा, मैं ये सारे फ़ोटोज़ वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। कई मर्तबा इस बात को कहा। एक दिन कविता ने सोचा ये बहुत हद से ज़्यादा आगे जा रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से, और महिला होकर उसको हटा नहीं सकता। इसीलिए दिवाकर और कार्तिक को कविता ने ये सारी बात बताया और कहा कि अगर तुम दोनों हमारे साथ रहना चाहते हो तो आर प्रभु को हटाना पड़ेगा। तो आर प्रभु को हटाने के लिए एक दिन दिवाकर आर प्रभु को फ़ोन करते हैं शाम के टाइम, जो आज हमारे घर में कुछ इनवाइट करने के लिए फ़ोन करते हैं, और तुम भी आ जाओ, आज पार्लर बंद रहेगी क्योंकि कविता भी यहाँ पे आ रही है और कार्तिक भी यहाँ पे आ रही है। तो ये सुनने के बाद आर प्रभु बगैर कुछ इधर उधर सोचे वो शाम को चले जाते दिवाकर के घर, और प्लान के मुताबिक वहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी पहले से ही थे। तो जैसे जाते हैं कुछ शराब वगैरह पीता है, नशा करता है, फिर उसके बाद उस जिस काम के लिए आर प्रभु को बुलाया, दिवाकर और कार्तिक और कविता मिलके तीनों ने उसको मार देते हैं। फिर उसके बाद अब उसका लाश को ठिकाना लगाना है। अब ठिकाने लगाए तो कैसे लगाए, उसको टुकड़ा करते हैं। कहा जाते 12 टुकड़ा किया था। 12 टुकड़ा करने के बाद अलग अलग पॉलीथीन में भरते हैं, छोटा छोटा प्लास्टिक में भरते हैं, और 14 दिसंबर को ही उनको मार दिया था शाम को, और 15 दिसंबर सुबह से लेके दिवाकर और कार्तिक उस पन्नियों को, छोटा छोटा प्लास्टिक को लेके घूम रहे थे, इधर उधर जंगलों में फेंक रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे। इसी बीच वो जब BKL नगर से गुजर रहा था तो उसी दादुर थाना एरिया में एक जगह पे कूड़े का ट्रक खड़ा था। तो उन लोग को लग रहा था अब ये ट्रक भरा हुआ है,
अभी ये कचरा लेके जा रहे तो यहाँ कहीं फेंकने जाएंगे, तो एक प्लास्टिक हाथ में था, जिस प्लास्टिक में उनका हाथ का बाहें था, पूरा पंजा था, तो उछाल के उस ट्रक के अंदर फेंक देते हैं और फेंक के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उन लोग को ये नहीं पता था कि वो ट्रक खाली है, अभी उस ट्रक के अंदर कुछ मतलब कूड़ा नहीं है, कुछ कचरा नहीं है, तो चले जाते आराम से। लेकिन फिर जब कूड़े वाले को पता चलता है उसका ट्रक खाली था, तो उसके अंदर प्लास्टिक आया, फिर उसके बाद वो वगैरह वगैरह हुआ, तो फिर उससे ये पूरा केस सामने आया और इससे पूरा मामला सामने आया। अब उसे क्या कह सकते हैं, उस दोनों जो तीनों कातिल है उसका बेटलक कहा जा सकता है, जो उन्होंने देखा नहीं सोचा नहीं। बहरहाल इस केस को तो इस तरीके से सुलझाया, लेकिन जब गुमशुदगी का रिपोर्ट हुआ, शायद पुलिस वाले और छानबीन करते तो शायद और भी कोई तरीका हो सकता था उनको पता करने का, और इस मर्डर के बारे में पता चल ही जाता, क्योंकि उनका CDR से, मोबाइल से वगैरह वगैरह से छानबीन होता तो पता चल ही जाता। लेकिन फ़िलहाल इस केस का खुलासा हुआ जब जब एक बाएँ मिला, उसका पंजा मिला, तो उसी से ही पुलिस वाले ने छानबीन किया। और इसी बीच जो आर प्रभु का वाइफ है बृहस्पति, उन्होंने जब 18 सितंबर 2021 को रिपोर्ट लिखा है, तो पुलिस वाले को लगा था, क्योंकि 14 सितंबर को गायब हुआ था आर प्रभु, जो श्रुति ने कहा था, और वही 15 सितंबर को कूड़े वाले के वहाँ से पंजा मिला था, और 18 सितंबर को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ। ये जो टाइमिंग है पुलिस वाले को बहुत ही शौकीन कर दिया था। उन लोग को लगने लगा था हो ना हो ये आर प्रभु का हाथ हो सकता है, और पुलिस वाले के सूझबूझ बहुत ही स्मार्ट दिमाग का काम करते हुए इस केस का बहुत ही जल्द खुलासा हो गया। और अब तक कहा जाता है, जो जिस टाइम ये केस बना था उस टाइम पुलिस अपना दिवाकर और कार्तिक ने उगल लिया था, जहाँ जहाँ उन्होंने उस आर प्रभु का टुकड़ा करके फेंका था। 12 टुकड़ा में से 8 टुकड़ा बरामद कर लिया है, और बाकी का भी मिल जाएगा। पर ये था पूरा मामला जो तमिलनाडु का राज्य से आया था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये सब जो अवैध संबंध बनता है, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा क्राइम है, ये ऐसा खिलौना काम है, इंसान को सूझबूझ सब खत्म कर देता है। जो भी अवैध संबंध के चक्कर में पड़ जाता है, वाकई उसको एक बार सोचना चाहिए जो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सारे जितने लोग हैं, ये कोई यंग लड़का नहीं है, कोई नाबालिग नहीं है, सब लोग शादीशुदा बाल बच्चे वाले इंसान हैं, और सब आधी उम्र का है। इन लोग ने ऐसा गलतियां कर दिया। अवैध संबंध ना तो उम्र देखती है ना कुछ। ये सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।